Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग स्टार्ट करी है, इसके अंदर हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक, हम किस तरीके से अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं फॉर दी ट्रेडिंग। और आपकी अगर ये तीनों सीरीज आप देख लोगे तो आपकी जो स्टॉक्स जो पिक करते हो, जो स्टॉक सेलेक्ट करते हो, उसमें आपको डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। आज हम सेकेंड पार्ट हम उसका डिस्कस करेंगे। आई होप सभी ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जो भी ये वीडियो पे क्लिक करे हैं अभी। मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट पार्ट देखे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको समझेगा कि हम किस तरीके से निफ्टी 500 के साथ में हम जो काउंटर्स देख रहे हैं उसको अगर एनालाइज करें रिलेटिवली, तो किस हिसाब से हम उसकी स्ट्रेंथ जान सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर पहले हमने वीकनेस वाले काउंटर ढूंढे थे, ठीक है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्टॉक्स हैं लास्ट वीडियो के, ये काफी वीक है। ओवरऑल ब्रॉड मार्केट साइडवेज में है, लेकिन वो वाले काउंटर्स हमें लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले समय में ऐसे कौन से काउंटर्स थे जो मार्केट से ज्यादा तेजी से ऊपर गए या मार्केट के साथ ऊपर गए, ठीक है। तो ये वीडियो में हम सीख जाएंगे कि ठीक है, जो काउंटर्स ऊपर गए हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और जब हम थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे तब हम ये जानेंगे कि ये जो दोनों ही हमने स्टडी की है पार्ट 1 पार्ट 2 में, एक फेलियर स्टॉक्स की और एक विनर स्टॉक उस पीरियड की, तो उसमें से अब हम आने वाले टाइम पे कौन से स्टॉक्स को एक बार देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। अगर मैं डिस्कस करूं, सबसे पहला जो काउंटर मैं डिस्कस करता हूं वो ट्रेंड का है, क्योंकि ट्रेंड काफी ज्यादा मोमेंटम में था। ट्रेंड रिसेंटली अभी थोड़ा बहुत लैगार्ड है, बट जो ट्रेंड की जर्नी रही है 2020 से 2024 में उसका पीक बना है, तो काफी अच्छी है। ब्रॉड मार्केट के साथ भी चला है और उसको आउट परफॉर्म भी किया है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 500 का चार्ट लगा देता हूं, जस्ट जो हमने पिछले वाली वीडियो में किया था। और अगर आप अभी निफ्टी 500 से कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि निफ्टी 500 पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 21 में हुई थी और एंड जो हुआ था यहाँ पे देखिए जून 23 में हुई थी, ठीक है। तो काफी एक लंबा कंसोलिडेशन ये पीरियड था मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो ब्रॉडर मार्केट का जो ब्रेकआउट था उससे पहले ही ट्रेंड ने एक बार ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कंसोलिडेशन में 2 ब्रेकआउट दिखाई दिए हैं हमको ट्रेंड पे। तो इसमें हमको क्लियरली ये समझ जाना चाहिए कि एक जो बड़ा फेस था, देखिए ये लगभग 1.5-2 साल का ये जो फेस था यहाँ पे, उसके बदले ट्रेंड ने 2 बार ब्रेकआउट दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ब्रॉडर मार्केट नीचे जाते थे, बट ट्रेंड के अंदर जो पोजीशन बन रही थी वो थी बाइंग की। यहां पे देखिए ये नीचे जा रहा है और उसी समय ट्रेंड का काउंटर जो है वो साइडवेज है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो जब रिकवरी होती है ब्रॉडर मार्केट में, तब हमें दिखता है ट्रेंड के अंदर भी बाइंग आ गई और पिछला जो हाई था प्रीवियस हाई के ऊपर चले गया काउंटर। आगे हम देखते कि मार्केट के साथ ही नीचे आया, लेकिन ये प्रीवियस लो तक टच नहीं हुआ, बट मार्केट्स भी नहीं हुए। मार्केट्स जब रिवर्स हुए उससे पहले ही हम देखते हैं कि साथ ही साथ मतलब ट्रेंड के अंदर भी यहां पे ब्रेकआउट आ गया। अब आगे जब ट्रेंड बढ़ता है तो देखिए यहां पे फिर से एक रीटेस्ट होता है, ब्रॉडर मार्केट रीटेस्ट करने आता है सीधे शेयर, लेकिन ट्रेंड देखिए आप साइडवेज है। आगे आने वाले टाइम में आप देखिए ये जो ट्रेंड की चाल है ये बिल्कुल मार्केट के साथ ही जाती है ऊपर, लेकिन ये मार्केट से ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझा होगा। तो इसमें आपको क्या देखने मिलता है, जब मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट यहां पे थोड़ा सा पैनिक हुआ था और रीटेस्ट हुआ था, उस समय पे ट्रेंड ने एक साइडवेज ही फॉर्म था, उसने ज्यादा बड़ी डिप नहीं लगाई। और ये वीकली चार्ट है जिससे कि आपको समझ जाए। सेकेंड चीज आप ये देखते हो कि जब ब्रॉडर मार्केट कंसोलिडेशन में था उस समय पे ट्रेंड ने 2 बार ब्रेकआउट्स दिए, बट
ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटे दायरे में फंस गया, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो इसका हायर हाई हायर लो मेंटेन था, जबकि ब्रॉडर मार्केट आपका साइडवेज था। इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ थी। अब ये स्ट्रेंथ किन कारणों की वजह से आई, अगेन इसमें अगर हम बात करें तो काउंटर के अंदर काफी अच्छा फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स देखा जा रहा था। यहाँ पे इनका ट्रेंड जूडियो का जो एक्सपांशन था वो सक्सेस हो गया था लगभग ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो जारा की जो प्लेबुक है, जो जारा ने फॉरेन कंट्रीज में जिस हिसाब से अपने आप को एक्सपांड किया है, वही सेम प्लेबुक अभी ट्रेंड प्ले करता हुआ दिखाई दिया था इस पीरियड में, और अभी भी वही ही प्ले हो रहा है जो हम देखते हैं जारा जैसे प्ले करता है। एंड जारा की इनके साथ पार्टनरशिप भी थी, बट उनके जो स्टोर्स हैं वो काफी कम हैं। अभी अर्निंग्स अच्छे आते गए, काउंटर ऊपर जाते गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये काउंटर अर्निंग से पहले ही स्ट्रेंड पकड़ लेता था और ब्रेकआउट पहले ही दे देता था, या रिजल्ट वाले दिन एक बड़ा रिएक्शन देता था। तो हमने देखा काफी टाइम की रिजल्ट वाले दिन थोड़ा सा नीचे जाता है ये काउंटर और फिर एकदम से स्पाइक आते थे 2024 पीरियड में। अभी दोस्तों इसमें आपके मन में डाउट होगा कि सर फिर ये इतना अच्छा काउंटर था, काउंटर काफी अच्छा था, तो ये आगे आने वाले टाइम में क्यों वापस नीचे चले गया, साइडवेज हो गया। तो देखो इसलिए मैंने काउंटर चूज भी किया है। इसमें आपको क्या देखने मिलता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंट नहीं होती। अगर हमारे काउंटर के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, बाकी मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो किसी कारण के वजह से वो परफॉर्म करता है। यहां पे इनके एक्सपांशन, एग्रेसिव एक्सपांशन का जो रीजन निकल के आया वो था एग्रेसिव एक्सपांशन प्लस इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एक्सपांशन के साथ प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे थे। यहां पे अगर हम बात करें आने वाले टाइम में फिर एक काउंटर नीचे गए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा डाइवर्ट होऊंगा फ्रॉम दी टेक्निकल्स, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का सा फंडामेंटल बताता हूं। तो दोस्तों अभी अगर मैं इसकी अर्निंग्स देखता हूं, ठीक है, तो अर्निंग्स पे आपको क्या पता चलेगा, एक बार हम स्टेटमेंट खोल लेते हैं। ये जो इंक्रीज था सीरीज, यहां पे आप देख रहे हो 2021 में 73% रेवेन्यू में इंक्रीज, उसके बाद 2022 में 83% रेवेन्यू इंक्रीज, 2023 में 50% रेवेन्यू इंक्रीज, 2024 में 40% रेवेन्यू, 2025 में अब थोड़ा सा स्लंप हुआ है। ठीक है, नंबर वन ये चीज को आप ध्यान में रखिए कि रेवेन्यू जो काफी तेजी से बढ़े हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर चार्ट में भी देखिए इनके जो रेवेन्यू थे काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में थोड़े से स्लो हुए हैं रेवेन्यू बढ़ना, ये एक वजह है। लेकिन दूसरी वजह क्या निकल के आती है, दूसरी वजह इसमें ये निकल के आती है कि रेवेन्यू भले ही आपके बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका ईपीएस देखूं, नेट जो प्रॉफिट है, ठीक है, यहां पे मैं आपको एक बार ईपीएस के थ्रू वो समझाता हूं। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो स्टेबल हो गया। सी दिस, कंपनी का जो ईपीएस था 2021 में वो था 3 रुपए का ऑलमोस्ट, आगे जाके 2022 में ये आपका 12.5 रुपया हो गया 12.5, देन 2023 में सी दिस एक्सपोनेंशियल जंप ऑलमोस्ट 42 हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए जो आपका ईपीएस निकल के आता है वो 43 और 48, और अभी 2026 में भी 48 के आसपास आएगा, विच मीन्स कंपनी का जो मेजर ग्रोइंग फेज था अभी भी कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिली, ठीक है, एक तो हो सकता है आप पैसे बर्न करके ग्रो करो, या एक हो सकता है आप प्रॉफिट के साथ ग्रो करते रहो, या आप मिक्स स्ट्रेटेजी अपना। इसमें हमें क्या दिखाई देता है, ये जो कंपनी का जो ईपीएस है ये काफी ज्यादा कम हुआ है ईपीएस, और आई होप आप सभी को जो टेक्निकल भी करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल पे भी ध्यान दें, पूरा टेक्निकल की बदले। ओके, तो ये आपके नेट प्रॉफिट से डिराइव हो जाता है बाय नंबर ऑफ शेयर, तो उससे अर्निंग पर शेयर निकलती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं मेजर सेल्स तो सर बढ़ के आ रही है, लेकिन इतना कम क्यों हो रहा है ईपीएस, तो इनका जो मेजर कॉस्ट बढ़ा है वो आपको दिखाई देता है डेप्रिसिएशन के अंदर बढ़ते हुए। सी दिस, तो कंपनी का अगर डेप्रिसिएशन बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपांशन भी काफी ज्यादा हो रहा है,
तो हमने ये चीज तो पहले भी देखी थी सर, पहले भी डेप्रिसिएशन तो हो रहे थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि ईपीएस पे इतना ज्यादा फर्क आ गया? क्योंकि पुराने जो स्टोर्स थे वो एक लेवल के बाद ग्रो करना थोड़ा स्लो कर गए, ठीक है। तो उनकी जो सेम सेल्स की, जो सेम स्टोर सेल्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हुई, और जो नए स्टोर खुले, ठीक है, उसमें उतना ज्यादा तेजी से सेल्स नहीं देखने मिली। और इस कारण से आप देखेंगे तो पीछे से जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे चार्ज होता है। अगेन डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, बट स्टिल उस वजह से आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और उसी वजह से अब ये स्टॉक जो है वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप ये मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हूं, आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो, ये लर्निंग सीरीज पसंद आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखिए अगर आपको नया सीखने मिल रहा है और आप चाहते हो कि ये मैं फिर से आपको और सीरीज जो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ये सीरीज बनाने के अंदर हमें काफी एक नॉर्मल जो टेक्निकली मैं आपको वीडियो बनाता हूं उनसे अलग होते हैं ये वीडियो, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट भी ज्यादा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको समझना है, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और काउंटर बताऊंगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंट ने किस तरीके से अच्छे बुल रन के अंदर, जब ब्रॉडर मार्केट बुल रन में थे, तो उससे ज्यादा तेजी से ऊपर गया, और क्या ऐसे हिंट दिए हमें जिसे हमें समझ में आ जाता कि इस काउंटर के अंदर एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ वाली क्वालिटी है। तो हमें दो चीज दिखाई दी, इधर ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के अंदर नए हाई बन रहे थे, ब्रेकआउट डबल बार ब्रेकआउट हुआ है, और जब मार्केट डिप रिटेस्ट किया ब्रॉडर मार्केट ने, तो इस काउंटर ने अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट नहीं किया। चलते नेक्स्ट काउंटर की ओर, वो है भारती एयरटेल का। तो सो भारती एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पिछले टाइम में अगर आप देखोगे, अगेन ये लार्ज कैप है, और लार्ज कैप की इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको अधिकतर देखने नहीं मिलती जिस मार्केट कैप पे अब भारती एयरटेल है। यहां पे देखिए ये जो बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, अगेन यहां पे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा ये सारे जो काउंटर्स हैं ये बड़े कंसोलिडेशन के बावजूद एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ब्रेकआउट देने से पहले, ब्रॉडर मार्केट के ब्रेकआउट देने से पहले, यहां पे देखिए पहले ही अटेम्प्ट हो गया था जहां पे आपका जो ब्रॉडर मार्केट था वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, सिर्फ रीटेस्ट किया। सी दिस, वहां पे इस काउंटर ने, भारती एयरटेल ने एक ऑलरेडी ब्रेक दे चुका था, और ये ब्रेक क्यों मिला? क्योंकि अगेन स्ट्रेंथ थी। सेकेंड चीज देखिए, जहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट नीचे आ जाता है वापस, उस समय पे सिर्फ रीटेस्ट देखने मिला। तो ट्रेंड में हमें क्या देखने मिला था कि ब्रेकआउट के बाद ब्रॉडर मार्केट रीटेस्ट पे आ रहा था। इसमें क्या देखने मिला कि सर ब्रॉडर मार्केट के अंदर तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो भारती एयरटेल ने सिर्फ रीटेस्ट किया है, वापस ये सपोर्ट तोड़ के नीचे नहीं गया, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में जैसे ब्रॉडर मार्केट के अंदर तेजी बनी, वैसे ही सेम भारती एयरटेल के अंदर भी तेजी बनी। नेक्स्ट देखिए, जब 2025 में ब्रॉडर मार्केट नीचे गए, उस समय भी भारती एयरटेल साइडवेज था, ठीक है। लेट मी पुट दिस वे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को, सी दिस। तो यहां पे भारती एयरटेल जो था वो साइडवेज हो गया, और उसके बाद एक आपको ब्रेकआउट मिल गया, सी दिस। तो जैसे ही हल्का सा ब्रॉडर मार्केट के अंदर रिकवरी आई, तुरंत भारती एयरटेल के अंदर आपको ब्रेकआउट मिल गया, और यहां पे नया हाई पे हाई बनता गया। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढे अपने स्टॉक पिक में, ठीक है, हम जो स्टॉक पिक करते हैं ट्रेड करने के लिए, जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में एक काउंटर लेके आना चाहता हूं, वो है आरवीएनएल। सी दिस, काफी अच्छा काउंटर था आरवीएनएल, ठीक है। यहां पे आरवीएनएल का अगर हम बिहेवियर देखें तो टेक्स्ट बुक स्टाइल बिहेवियर बोलूंगा, हमने पकड़ा भी था काफी हमारे पुराने प्रीवियस वीडियो में, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे भी पकड़ा था आरवीएल काउंटर को, ठीक है।
215 के आसपास काफी अच्छा उसके अंदर रनअप देखने मिला था। अभी आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे। आप देखिए, बिफोर द ब्रॉडर मार्केट ब्रेकआउट, ठीक है, बिफोर द ब्रॉडर मार्केट ब्रेकआउट हमको आरवीएनएल के अंदर क्लियर ब्रेकआउट दिखाई देता है। सेकंड, जब ब्रॉडर मार्केट नीचे जाते हैं, ठीक है, तब हमें इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखती है। और जैसे ही ब्रॉडर मार्केट रिकवर हुए और अपने प्रीवियस हाई तक पहुंचे, इस काउंटर के अंदर एक नया हाई बन जाता है। ओके, सी दिस। सो इसमें क्लियर स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप भले ही इस काउंटर को नीचे वाले ब्रेकआउट पे ना पकड़ पाए हो 50 रुपए पे, भले ही आप ऊपर भी नहीं पकड़ पाए, अब ये काउंटर 140 पे आ गया है, फिर भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहां पे देखिए, ये कंसोलिडेशन, काउंटर रीटेस्ट करने आता है, ब्रॉडर मार्केट रीटेस्ट करने आता है, ठीक है। उस समय पे भी ये सिर्फ साइडवेज होता है, और जैसे ही रिकवरी वैसा ही अपसाइड मूवमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से हमें सर्टेन बिहेवियर देखना होता है चार्ट्स पे, जिससे कि हमको पता लग जाए कि ये ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा अलग है। और वो अलग किस लिए हो जाता है, क्योंकि उसमें बाइंग इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट होगा। बाइंग इंटरेस्ट है तो ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा मजबूत दिखेगा। इस केस में अगर हम देखें तो 2 ब्रेकआउट पहले ही हो चुके थे, 2 बार नया हाई बनाया कंसोलिडेट करके, ठीक है। इससे बड़ी स्ट्रेंथ की बात और कोई हो ही नहीं सकती, विद गुड वॉल्यूम्स। यहां पे देखिए, वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा थे इस काउंटर के अंदर। तो इससे क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि जो बाइंग इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा था इस काउंटर में। और एक काउंटर अगर हम देखते हैं, अगेन बाद में अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे बात करूं, आने वाले टाइम में ये स्लो डाउन हो गया, नए जो ऑर्डर्स ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब ये बूम फेज में था तब इनके ऑर्डर्स काफी ज्यादा थे। अब जो ऑर्डर ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इनलाइन है, सेल्स ज्यादा अब नहीं बढ़ रही, उस हिसाब से मार्केट ने देखो एडजस्ट कर दिया है। तो मार्केट्स क्या करते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आने का एंटीसिपेशन है तो पहले ही वो काउंटर चल जाता है। अच्छी खबर से पहले अगर आप देखो, कई बार देखने मिलता है कि काउंटर पहले ही चल जाता है थोड़ा। ओके, टीवीएस मोटर की मैं बात करूं यहां पे दोस्तों, टीवीएस मोटर के अंदर भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, काफी टाइम से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए 2022 से यहां पे एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है, ठीक है। इस काउंटर में भी देखने मिला आपको 2022 में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक भारती, अगर आप देखोगे जहां पे ये कंसोलिडेशन था, ये भी ब्रॉडर मार्केट के साथ नीचे गया है, सी दिस। यहां पे जब ब्रॉडर मार्केट नीचे थे, सॉरी, ये ब्रॉडर मार्केट यहां नीचे था, काउंटर भी नीचे गया, बट देखिए रिकवरी कितनी फास्ट आई। जब यहां पे रिवर्सल आया ब्रॉडर मार्केट पे, तब तक काउंटर ऊपर जा चुका था। इसका मतलब रिएक्शन का कितना कम समय मिला है इस काउंटर में। जब ये काउंटर, जब ब्रॉडर मार्केट नीचे जा रहा था, वो समय पे यहां पे एक इनवर्स एचएनएस का ब्रेकआउट मिलता है हमें, ठीक है। और उसके बाद जर्नी कंटिन्यू हो जाती है। आगे जाके जब ब्रॉडर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस हिट करते हैं तो ये भी एक बार रेजिस्टेंस जोन में आ गया। लेकिन क्या देखने मिला आपको कि सर इसमें तो ऑलरेडी नया हाई लग गया है, ये जो हाई था इसके ऊपर है। और ये तभी पॉसिबल है जब काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट हो, सेलर्स से ज्यादा बायर्स का इंटरेस्ट। मतलब जो बायर्स हैं वो थोड़े से इम्पेशेंट है, बायर्स काउंटर को नीचे आने नहीं देते, वो अपना ऑर्डर पहले ही डाल देते हैं मार्केट में और वो ही ऑर्डर फिल होते रहते हैं एट दी हायर लेवल। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको जो अपनी एक डिजायर क्वांटिटी बाय करनी है वो पूरी, अधिकतर आप देखते हो एफआईएस डीआईएस लार्ज स्टेक बाय करते हैं, परसेंटेज में वो स्टेक बढ़ाते हैं, तो उनकी बाइंग एक दिन में नहीं खत्म होती, तो उनकी बाइंग थोड़े समय तक चलती है और उस वजह से ये बिहेवियर भी आपको दिखाई देता है। आगे आने वाले टाइम में देखिए ये काउंटर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता गया, नॉर्मल मार्केट के सामने ये ज्यादा रनअप किया, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट के अंदर रिटेस्ट हुआ था सीधे इस जगह पे,
उस समय पे इसमें बाइंग चल रही थी, नए हाई बन रहे थे। आगे जाके देखिए ये काउंटर थोड़ा सा साइडवेज होता है, ब्रॉडर मार्केट भी साइडवेज है, एंड देन जब ये ब्रॉडर मार्केट गिरता है उस समय कंसोलिडेशन है। जब ब्रॉडर मार्केट अटेम्प्ट करता है ब्रेकआउट का, ठीक है, इसमें ब्रेकआउट होता नहीं है, लेकिन इस काउंटर ने एक नया फिर से जर्नी शुरू कर दी। अगेन दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि ये जो सारे स्टॉक हम डिस्कस करते हैं लर्निंग सीरीज में, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन। ये कोई भी रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है मेरी तरफ से। जो भी मेरे कॉल्स रहते हैं मैं क्लियरली वीडियो में आके आपको बाय सेल और स्टॉप लॉस सारी चीजें मैं बताता हूं। तो ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के हिसाब से आप रखिए काउंटर्स। ओके, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग काउंटर हमें देखने मिलता है। अब ये काउंटर स्पेसिफिकली चूज किया है आपको एक चीज समझाने के लिए। जो आपने ट्रेंड में बिहेवियर देखा, बढ़ती हुई प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, 12.5 का ईपीएस 42 ईपीएस में जंप हो जाता है। बट जब मैं ट्रेंड की बात करता हूं स्पेसिफिकली, जब मैं इटर्नल की बात करता हूं, तो ये कंपनी के अंदर रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है, इस पीरियड में जहां पे हम ये बूम देख रहे हैं अगेन विद द ब्लिंकिट एक्विजिशन। बट ये कंपनी जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू होता है, वो कंपनी ब्रॉडर मार्केट के साथ ही चलती है। इसका क्या मीनिंग है? अगर आपकी कंपनी पॉजिटिव अर्निंग कंटिन्यूअस दिखाते जा रही है, ईपीएस में अच्छा ग्रोथ आते जा रहा है, तो वो ब्रॉडर मार्केट के अगेंस्ट नया हाई बनाते जाएगा। लेकिन ये कंपनी, अगर मैं इटर्नल की बात करूं, तो यहां पे देखिए इसका जो मूव है वो मैच करता है एग्जैक्टली विद द ब्रॉडर मार्केट। मतलब जब ब्रॉडर मार्केट बढ़ रहे थे तब ये काउंटर ऊपर जा रहा था। यहां पे मैं एक बार ये सर्कल हटा देता हूं और आपको अच्छे से यहां पे अब समझ में आएगा कि जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनी, वैसे ही ये काउंटर भी ऊपर गया। सीधे जो जर्नी थी एग्जैक्ट मिमिक होती है। सी हल्का सा यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ साइडवेज नहीं था, उससे आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा आ जाएगा। सीधे ब्रॉडर मार्केट जाके रीटेस्ट करता है यहाँ पे, लेकिन ये स्टिल हायर लो बना रहा है। अगेन विद द ब्रेकआउट मूव ऊपर गया। यहाँ पे इलेक्शन के बाद एक जो डिप देखने मिली थी वो आती है ये कैंडल की, ये थोड़ा सा कैंडल नीचे जाता है एंड अगेन न्यू हाई। बट उसके बाद देखिए अंडर परफॉर्मेंस, बीच में हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश थी लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखाई देती है। बढ़ता हुआ कंपटीशन अमेज़न नाउ, फ्लिपकार्ट और बाकी एंट्रेंट जो है उनसे जो कंपटीशन है, जो इनका मेन वर्टिकल जो ड्राइव कर रहा है, उस पे इशू है, उस पे मार्जिन प्रेशर आपको देखने मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं इसके अर्निंग्स की बात करूं, जब ये बढ़ रहा था, ठीक है, उस टाइम पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा सीधे 2022 के बाद जो कंसोलिडेशन था, आपको 68% अर्निंग ग्रोथ, 70% अर्निंग ग्रोथ, 67% अर्निंग ग्रोथ, और 2025 में अभी काफी बेहतरीन अर्निंग ग्रोथ देखने मिली, वो थी 170% अर्निंग ग्रोथ। मैनेजमेंट ने आगे आके बयान भी दे दिए थे बाय द वे कि अब हम 100% से ग्रो करेंगे रिसेंटली रिजल्ट में, बट उन्होंने वापस से 70% ग्रोथ पे बात करी है, तो उन्होंने हल्का सा स्टेप बैक किया है। कंपनी के अंदर थोड़े चैलेंजेस है, टियर 2 टियर 3 मेजर 8 सिटीज के अलावा, मेजर 8-9 सिटीज के अलावा क्या कंपनी फिर से ग्रोथ पकड़ सकती है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगेन मैं थोड़ा साइडलाइन हुआ हूं यहाँ पे फ्रॉम द टेक्निकल चार्ट, बट ये थोड़ा बहुत जनरल आपको फंडामेंटल का आइडिया होना चाहिए, इससे आपको ट्रेडिंग के अंदर और एडवांटेज मिलता है। मैं ये नहीं चाहता कि आप एकदम डीपली घुस जाए कंपनी के अंदर, बस ब्रॉडर चीजें ध्यान रखिए, जो सेल्स और ईपीएस पे जो इंपैक्ट करे कंपनी को। हर सेक्टर की कंपनी अलग अलग तरीके से इंपैक्ट होती है, ठीक है। यहां पे क्योंकि जब ये काउंटर ऊपर रन कर रहा था, तो जो नेट प्रॉफिट है वहां पे नेगेटिव, अगेन नेगेटिव टू हल्का सा यहां पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव दिखाई देगा। और ये जो ट्रांजिशन है इसको मार्केट पहले डिस्काउंट कर रहा था, लेकिन अगेन क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जहां पे आप ज्यादा मार्जिन नहीं बढ़ा सकते और कंपटीशन भी बाकी लेगेसी प्लेयर की तरफ से आने वाला है, उस हिसाब से मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया है।
अगर हम बात करें आज जो हमने सारे ही 5 काउंटर जो देखे अभी, ट्रेंट का अपना अलग प्रोपोजिशन था। ट्रेंट अगेन एक रिटेल कैटेगरी का काउंटर था। भारती एयरटेल की मैं बात करूं तो टेलीकॉम से था। आरबीएनएल की बात करूं तो वो रेलवे का था, एक काउंटर था। टीवीएस की बात करूं तो एक टू व्हीलर काउंटर था। और अगर इटरनल की मैं बात करूं तो ये एक न्यू एज काउंटर था। तो हमने काफी डाइवर्स एग्जांपल लिए जिस टाइम पे ये सारे काउंटर बूम कर रहे थे, और इन सब में एक ही कॉमन चीज आपको देखने मिलेगा, राइजिंग सेल्स, राइजिंग प्रॉफिट, जिस वजह से बूम था। लेकिन क्या अगर आपको ये भी ना पता हो, आप फंडामेंटल भी नहीं देख रहे, फिर भी टेक्निकल से आपको पता चल जाएगा, कभी कभी आपको रिजल्ट से पहले ही मूव देखने मिल जाएगा और ये काउंटर नीचे नहीं गिरेंगे। मतलब किसी और स्मार्ट प्लेयर ने स्टडी करके रखी है कि ये वाला जो काउंटर है आगे आने वाले टाइम में इसकी शायद अर्निंग्स और सिमिलर रहे हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लर्निंग वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप सपोर्ट करें, चाहता हूं एटलीस्ट अगेन 50 लाइक्स आए इस वीडियो पे, और आप यहां तक रुके हैं तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।